माही की गूंज न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, माही की गूंज न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। राजनीति का समय है, चुनाव का दौर है, इसलिए लगातार हमारे कार्यालय में राजनीतिक लोगों की उपस्थिति हो रही है। आज हमारे साथ में बाप पार्टी जो आई है राजस्थान से उभर कर अभी हमारे क्षेत्र में, भारतीय आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आदिवासी नेता सचिन गामड़ हमारे साथ में हैं और वो आज हमारे तीखे सवालों का तीखा जवाब आज हमारे सामने देंगे। बहुत स्वागत है आपका सचिन जी गामड़ साहब। आप लगातार इस क्षेत्र में कई समय से लंबे समय से सक्रिय हैं। विधानसभा 2018 का चुनाव जेएस संगठन के समर्थन में लड़ चुके हैं। अनुभव के मामले में भी आप राजनीतिक अनुभव भी काफ़ी आपका लंबा हो चुका है। जब आपका समय आया चुनाव लड़ने का, तब आप चुनाव न लड़के किसी और को चुनाव लड़ा रहे हैं। सारी बातचीत आपसे करेंगे। सबसे पहले आप ये बताएं सचिन जी के 2023 चुनाव में आदिवासी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी या जेएस या अन्य जो भी आदिवासी संगठन हैं, उनकी क्या रणनीति है? सबसे पहले तो मैं माही की गूंज को धन्यवाद दूंगा कि आज आपके इस ऑफिस में हमें आमंत्रित किया और हमारी साफ सुथरी रणनीति है। 2018 में चुनाव लड़ने के बाद अब 5 साल का जो अंतर था, उस बीच में हमने काफ़ी मेहनत की और सीधी तरीके से हम ये लड़ाई लड़ेंगे। हमारे सामने ना कांग्रेस ना भाजपा, मात्र हमारा जो वोटर है उसको हम अपनी ओर आकर्षित करने का पूरा प्रयास करेंगे। जेएस जो कि जैसे बाप पार्टी जो आप लेके आए हैं, लॉन्च हुई है अभी भारत आदिवासी पार्टी जिसका नाम है। जेएस एक लंबा अनुभव वाला संगठन था, कई प्रकार के उसमें कई विचारधारा के लोग थे। अचानक बाप पार्टी आ जाती, क्या कारण रहा कि बाप पार्टी को आपको लॉन्च करना पड़ा और निर्दलीय जेएस के माध्यम से आप चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं? देखिए, हर प्रदेश में अलग अलग तरह के संगठन काम करते हैं और मध्य प्रदेश में जेएस एक ऐसा संगठन था। इस तरीके से तमाम तरह के संगठन जब इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र चुनाव लड़ रहे हैं, तो 2023 का जो चुनाव है उसमें हम लगभग 4-5 सालों से प्रयास कर रहे थे पार्टी लॉन्च करने का और हमें मौका भी मिला और अब पंजीकृत पार्टी भी हो चुकी है भारत आदिवासी पार्टी। और तमाम तरह के संगठनों का और वैचारिक साथियों का इसमें समर्थन है। इस तरीके से हमने बाप पार्टी लॉन्च की है और भारत आदिवासी पार्टी का मूल मकसद सभी वर्ग को लेके चलना है। जेएस एक से लोग, आपने अभी बीच में देखा होगा कि हमने जेएस महापंचायत की थी, उसमें महेंद्र जी हामड़ ने एक प्रश्न कहा था कि जेएस से लोग डरते हैं। हम डराने के लिए ना संगठन में काम कर रहे हैं ना पार्टी में काम कर रहे हैं। हम मानवता अगर बचेगी तो प्रकृति को बचाना बहुत आवश्यक है और प्रकृति बचाने के लिए हम सभी वर्गों को लेकर चलने के लिए हमने एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार किया है और वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म है भारत आदिवासी पार्टी। 2018 में सचिन गामड़ विधानसभा के चुनाव में उतरता है। एक लंबा अनुभव पूरे विधानसभा में घूम के लिया। 2023 आते आते सचिन गामड़ उस विधानसभा के चुनाव की दौड़ से बाहर हो जाते हैं और एक नए व्यक्ति को आप लोग लॉन्च करते हैं। क्या कारण रहा कि आपने कदम पीछे खींचे या आप चुनाव लड़वाने में विश्वास रख रहे हैं, क्या है? देखिए, हमारा जो जाजम तैयार करता है, निर्णय लेता है। ना मैं कभी राजनीतिक दौड़ में था और ना कभी मैं पीछे हूँ। आज वर्तमान स्थिति ये है कि अगर हम जो वैचारिक साथी हैं, जिस तरीके से हम जो सिलेक्शन प्रणाली की बात करते हैं, उस सिलेक्शन प्रणाली का निर्देश था कि चुनाव में इस बार एक ऐसा चेहरा दिया जाए कि हम वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करें। इसी के कारण जो निर्देश होते हैं हमारे जो सिलेक्शन प्रणाली के, उसे हमें फॉलो करना रहते हैं और मैं उस सिलेक्शन प्रणाली के विरुद्ध नहीं जा सकता हूं। और आने वाले भविष्य में अगर राजनीतिक में जाना ही है तो हम पूरे ज़ोर शोर से जाएंगे और निश्चित तौर से जो चेहरे हम लाते हैं
उसके लिए पूरा संगठन तय करता है और उस संगठन के माध्यम से हम विचार करके उस व्यक्ति को उतारने का संकल्प लेते हैं। जेएस की जो बागडोर है वो अलग अलग हाथों में है प्रदेश लेवल पे। एक तरफ से लोकेश मुजालदा लीड कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हीरालाल अलावा लीड कर रहे हैं, और जैसे वो लीड कर रहे हैं अलग अलग, वैसे ही ज़मीनी स्तर पे भी अलग अलग संगठन बटा हुआ नज़र आता है। तो जब तक आपका संगठन एक नहीं होगा तब तक भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों की चुनौती से आप कैसे पार पा पाएंगे? देखिए, संगठन जिस तरीके से आप या मीडिया में मैं कई बार पढ़ने को या देखने को मिलता है, हम मानते हैं कि कुछ अपने आप को पदाधिकारी समझ के वह अलग अलग तरीके के संगठन बना लेते हैं और उनके राष्ट्रीय जो भी अध्यक्ष बोलें या संरक्षक बोलें, ये उनके नज़रिए से हो सकता है। पर वर्तमान जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो इलाका है, हमारा सबसे ज़्यादा अगर कोई फोकस रहा है तो झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम, इन 3 जिलों में हमारा एक सामंजस्य और एक सिलेक्शन प्रणाली को लेकर ही हम काम करते हैं। कोई भी निर्णय होता है तो हम राष्ट्रीय लेवल के ऊपर निर्णय नहीं थोपते हैं। पेटलावत का जो जाजम तैयार है वही तय करेगा कि पेटलावत के अंदर हम क्या करना चाहते हैं। अगर हम किस अन्य जिलों में जाते हैं तो तीनों जिलों की एक साथ बैठक करके एक निर्णय लिया जाता है, उस आधार पे हम काम करते हैं। अभी आप देख लीजिए, डॉक्टर हीरा अलावा जी की ही मैं बात करता हूँ, उन्होंने कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ा है। तो सामाजिक संगठन में कोई सा भी बात आपकी मैं काटूंगा। जैसे हीरालाल अलावा ने सामाजिक संगठन को छोड़ के कांग्रेस से चुनाव लड़ा है, तो चुनाव आप लोगों ने भी कोशिश की है कि कांग्रेस से टिकट मिल जाए। पहले 2018 में भी कोशिश की है, बाप पार्टी के आने के पहले भी ये प्रयास रहा है कि कांग्रेस से टिकट मिल जाए। अभी भी एक धड़ा चाह रहा है कि उसको कांग्रेस से टिकट मिल जाए। तो अचानक से ये कांग्रेस का मोह भंग हुआ या ये रणनीति का हिस्सा रहा ही नहीं कभी, क्या है? नहीं, वैसे तो लगभग हम 2013 से प्रयासरत हैं कि हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। हमने आज दिन तक कांग्रेस से टिकट नहीं मांगा है और ना ही हम किसी पार्टी के पास जाएंगे। वर्तमान जो स्थिति है कि पदाधिकारी लोग हमेशा पार्टियों के दरवाजे पे जाकर टिकट मांगने का काम करते हैं, इसलिए हमने यह स्वतंत्र पार्टी भारत आदिवासी पार्टी को लॉन्च किया है। इस पार्टी में ना राष्ट्रीय अध्यक्ष और ना ही प्रदेश अध्यक्ष। यहाँ पेटलावत का जो वोटर तैयार करेगा कि इसे विधानसभा चुनाव लड़ाना है, तो यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष साइन करेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ से टिकट फाइनल करेगा। यहाँ दिल्ली या भोपाल जाने की ज़रूरत नहीं है। एक इमेज तैयार हो गई है मार्केट में कि बिलिस्तान की मांग की जा रही है, आदिवासी प्रदेश की मांग की जा रही है, और हर वर्ग का व्यक्ति, जो जिन जिलों को जोड़ने की बात हो रही है, हर वर्ग का व्यक्ति रहता है। तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी का या आपके जो उद्देश्यों का उनका गलत मैसेज जा रहा है और उसका चुनाव में इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। सामान्य वर्ग का आदमी या पिछड़ा वर्ग का आदमी आपके संगठन से दूरी बना के चलता है। तो इस पर कभी क्या कोई काम किया है आप लोगों ने, क्या सोच रखी है आपने कुछ? बिल्कुल, सबसे पहले हम यही मजबूती ला रहे हैं सामाजिक संगठन के माध्यम से कि हम पहले हमारे जो जैसे झाबुआ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है, तो इस क्षेत्र के जो सबसे ज़्यादा लोग हैं भील समुदाय से अधिकतर जुड़े हुए हैं, तो उनको पहले हम भील कम्युनिटी को एकजुट करने की हमें आवश्यकता पड़ी। हमने वो काम किया और यह जो मांग है भील प्रदेश वाली, यह कोई हमारी नई मांग नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की मांग थी। आप अगर एक ताज़ा उदाहरण देता हूँ मैं, 17 नवंबर 2012 को मानगढ़ में स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया ने भी इस आवाज़ को बुलंद किया था, जबकि वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के व्यक्ति थे। और उन्होंने यह मांग किस लिए उठाई, इसे समझने के लिए काफ़ी विचारणीय प्रश्न है। उसके बाद जो अन्य वर्ग की बात आती है, हमने कभी ये नहीं चाहा कि 5वीं अनुसूची अगर लागू हो जाएगी तो अन्य वर्ग बाहर होंगे। हम ये चाहते हैं इस क्षेत्र में जिस तरीके से हमारे जो अधिकार हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि उद्योगीकरण ना हो, उद्योगी हो, पर यहाँ के जो मूल लोग हैं उनके सहमति हो। यहाँ के नेता लोग उस ज़मीन को सर्टिफाइड करके दे दी जाती है और वहाँ से हमारे लोग विस्थापित होते हैं। अगर हमारे लोग विस्थापित होंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? धीरे धीरे इस क्षेत्र से हमारा
मतलब पूरी तरीके से हमारा समुदाय ख़त्म हो जाएगा। और यही बात अगर आप एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको रोकना चाहूँगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि काम अच्छा हुआ या गलत हुआ, मैं ये ज़रूर प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनी है उसमें कितने गांव गए हैं आदिवासी इलाके के। आप सोचिए, अगर उस यूनिटी से मानवता क्या ख़त्म नहीं हुई है? सचिन जी, एक सवाल था कि कांग्रेस की बी टीम के नाम पे जयस प्रचारित होती है, ज़्यादातर कांग्रेस के खेमे में जाके जैसे हीरा लाल अलावा जी बैठ गए, और जब चुनाव आता है और जब कांग्रेस और जयस के लोग अलग अलग लड़ते हैं तो फ़ायदा बीजेपी को होता है। तो ये बी टीम का किस्सा क्या है? सीधी तरीके से तो यही कहूँगा मैं कि डॉक्टर अलावा जी 2018 में खुद अकेले टिकट लेकर बैठ गए और वहाँ से जेएस को कांग्रेस की बी टीम कहना चालू हो गया। मतलब लोगों को एक मुद्दा मिल गया कि जेएस को कैसे तोड़ा जाए। लेकिन सबसे मेन जो बात है, मैं आपको प्रामाणिकता के साथ कहता हूँ कि जेएस एक सामाजिक संगठन है। जेएस ने आदिवासी के मुद्दों को लेकर काम किया है। इसलिए कुछ लोग हो सकते हैं कि कांग्रेस की दरवाजे पे जाकर टिकट मांगते होंगे, लेकिन जो वैचारिक जेएस है उन्हीं के आदेश अनुसार ही भारत आदिवासी पार्टी लॉन्च हुई है और तमाम तरह के संगठन ने भारत आदिवासी पार्टी का समर्थन किया है। रही बात कि ना जेएस बी टीम है ना जेएस ए टीम है, जेएस हमेशा स्वतंत्र वैचारिक संगठन रहा है और आदिवासियों के मुद्दों के लिए हर समय लड़ता है। अभी 1 साल सवा साल पहले जो स्थानीय लेवल के चुनाव हुए, जिला, जनपद, ग्राम पंचायत, जो परिणाम आना था जेएस के पक्ष में, जैसा जेएस ने बताया था या जो सोचा था वो नहीं आया। एक 13 नंबर का जिला पंचायत का वार्ड छोड़ दिया जाए तो बाकी वार्डों में जिला पंचायत बड़े बड़े जो वार्ड थे वहाँ पे जेएस का प्रदर्शन उस हद का नहीं रहा जिस हद का होना चाहिए था। ऐसे में विधानसभा जैसा बड़ा चुनाव लड़ने का निर्णय, चूँकि 2 विकास खंडों में विधानसभा बटी हुई है, तो क्या तैयारी है आप लोगों की, किस प्रकार से इस कमी को आप पूरा कर पाएंगे? आदिवासी की पार्टी है, आदिवासी कांग्रेस में भी जुड़े हुए हैं, आदिवासी भाजपा में भी जुड़े हुए हैं, आप पार्टी में भी जुड़े हुए हैं, बटे हुए आदिवासियों के साथ में बाप पार्टी कैसे इस 2023 के चुनाव में अपना प्रदर्शन करेगी? हमारी जो पार्टी है वह सामाजिक संगठनों के माध्यम से चलती है। रही बात कि आदिवासी जो वोटर बटा हुआ है उन्हीं को हमें एकजुट करना है। हमने पिछले जो चुनाव हुए थे पंचायती राज चुनाव, उसके अंदर जिला पंचायत 13 के अंदर हमने मेहनत की, ज़मीनी मेहनत की, हाव लड़ नहीं किया और एक जो सिस्टम होता है काम करने का, उस सिस्टम से हमने वहाँ पर परिणाम को बिल्कुल हमें भी चौंकने को मजबूर कर दिया। हमें भी विश्वास नहीं था कि हम इतना अच्छा परिणाम ले आएंगे। लेकिन 13 नंबर जो जिला पंचायत वार्ड था उसमें हमें एक कामयाबी के तौर पे हमें आगे चलने के लिए यह कह सकते हैं कि एनर्जी मिली, ऊर्जा मिली 13 नंबर वार्ड की जो वोटिंग हुई ना, और उस ऊर्जा से 2023 में हम निश्चित तौर से इतने वोट लाएंगे कि लोगों को सोचने पे मजबूर कर देंगे। आखिर पार्टी जो खड़ी हुई है आपकी बाप पार्टी, वो चुनाव जीतने के लिए खड़ी हुई है या उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कि हमारा इतना वोट परसेंटेज है, इतना वोट मिलता है हमको, जो आने वाले चुनाव में फिर बड़ी पार्टी आप लोगों से संपर्क करें? देखो, पार्टी का मुख्य उद्देश्य प्रकृति संरक्षण करना है, लेकिन इस पार्टी का एक मेरे व्यक्तिगत विचार से मैं आपको एक हल्का सा उदाहरण दूंगा कि पहला चुनाव हम हारने के लिए लड़ते हैं, दूसरा चुनाव हम हराने के लिए लड़ते हैं और तीसरा चुनाव हम जीतने के लिए लड़ते हैं। तो निश्चित तौर से हम पहला चुनाव 2018 में हार चुके हैं, वहाँ से सीख मिली है, 13 नंबर में एनर्जी मिली, जिला पंचायत का जो चुनाव लड़े थे हम 13 नंबर वार्ड से, वहाँ से हम एनर्जी लेके 2023 में फुल एनर्जी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि इस बार हम वोटों में बहुत अंतर लाएंगे। हम इस बार रामा क्षेत्र में भी मजबूत हैं और पेटलाव क्षेत्र में तो हम शुरू से मजबूत थे ही, तो निश्चित तौर से इस बार परिणाम बहुत बेहतर होगा। मतलब जो भी परिणाम आएगा उसमें आपकी भूमिका काफ़ी रहेगी कि हार या जीत का आप निर्णय करेंगे? निर्णायक की भूमिका में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? निर्णायक की भूमिका यह हो सकती है कि सबसे पहले बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारा तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हमारा
देखने का नज़रिया ये है कि कांग्रेस से टिकट कौन लाता है, उसके बाद जो हमारी रणनीति बनेगी उस रणनीति को हम उस तरीके से ले जाएंगे। क्योंकि आपको मैं एक सफल कार्यक्रम के तौर पे बताना चाहूँगा कि 15 तारीख को हमने जयस महापंचायत की थी, तो उसमें हम पूरे गांव-गांव फलिया तक गए थे। तो जो हमें उत्साह दिखा लोगों का, गांव-गांव घर-घर से जो हमें कार्यकर्ता निकल के आए, हमने हर चीज़ को परखी, हमने नोटिस किया, वहाँ के मुद्दों को नोटिस किया, वहाँ के लोगों की सोच को नोटिस किया। उस बेस पे आज हम 2023 के चुनाव को निश्चित तौर से जीतने की ओर अग्रसर हैं। ये नहीं कह सकता हूँ कि वोट तब्दील करेंगे। 2023 का जो चुनाव है उसमें अगर कांग्रेस का जो टिकट है, 2-3 दावेदार हैं मुख्य कांग्रेस के पास में, मुझे लगता है कि जो चुनाव की जो टिकट नई टिकट होती है, मान लो अगर कांग्रेस किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट, तो क्या एक बार और से आप लोगों का रिव्यू होगा? जैसे कि चर्चा होती है बाज़ारों में, जो लोगों से हम मिलते हैं तो कहते हैं कि कांग्रेस की अगर टिकट बदलेगी तो बहुत सारे समीकरण बदलेंगे, शायद बाप पार्टी चुनाव ना लड़े, उसका समर्थन करे। ऐसी कोई योजना भी है क्या आप लोगों की? कुल मिला के तो हमने भारत आदिवासी पार्टी से लगभग 22 से 23 उम्मीदवार तय कर दिए हैं और अब ऐसा परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा कि हम किसी के गठबंधन में जाएंगे। लगभग चुनाव लड़ना तय है और आगामी समय में 1 या 2 दिन के बाद हम लिस्ट भी जारी कर देंगे। निश्चित तौर से हमने जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है उसमें 23 विधानसभा उम्मीदवार तो हमारे आज की कंडीशन में कंफर्म है। हमारे पास यहाँ तक कि होशंगाबाद से भी उम्मीदवार तैयार है। कहा जा रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं भाजपा को मदद की जा रही है, आदिवासी संगठन जयस और बाप पार्टी के माध्यम से। ये आरोप कितना सही है? देखिए, आरोप लगाना अलग बात होती है और आरोप सिद्ध करना अलग बात होती है। आरोप आप किसी पे भी लगा सकते हो लेकिन सिद्ध नहीं कर पाओगे। फंडिंग तक की चर्चा चल रही है कि बीजेपी फंडिंग करती है, ऐसा हो रहा है क्या? फंडिंग करती है? पिछले चुनाव में भी बात सामने आई थी कि बीजेपी के लोगों ने फंडिंग करी थी। देखिए, उनका ये मानना है कि जो मूल वोटर है जयस का, आदिवासी संगठनों का, वो कांग्रेस का वोटर है। तो जितना कांग्रेस का वोटर इधर डाइवर्ट होगा उतना बीजेपी को फायदा होगा। तो ऐसा हो रहा है क्या आपके हिसाब से? बिल्कुल, आपके प्रश्न के लिए मैं आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इस बात को अगर कोई सुनेंगे तो मैं चाहूँगा कि उन दोनों ही राजनीतिक दलों के पास तक ये बात जाए। जो भी फंडिंग होती है, अगर आप देखिए कि जेएस के जिला अध्यक्ष को दे दो या जेएस के ब्लॉक अध्यक्ष को दे दो, तो क्या वो अकेले व्यक्ति फंडिंग लेके वोट तब्दील कर पाएगा? नहीं, क्योंकि हमारा जो जाजम रहता है, हमारी जो निर्णायक समिति रहती है, वो अगर एक तरफा किसी को सपोर्ट करती है तब जाके वोट कैलकुलेशन में पैसा तो आपको इसलिए मिलता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो, इस बात का पैसा मिलता है ताकि कांग्रेस का जो वोट है, वोट शेयर, वो आपकी तरफ डाइवर्ट हो उसका। क्योंकि बीजेपी का एक स्थायी वोटर है, वो कम डाइवर्ट होता है। और कांग्रेस, चूँकि जनता ऑप्शन ढूंढ रही है कांग्रेस का, बीजेपी का नहीं ढूंढ रही, इसलिए वो डाइवर्ट हो जाता है और आपके वोट बैंक में वो कन्वर्ट होकर बीजेपी को फायदा करता है। बात ये है, पैसा लेके बैठने वाली बात नहीं है, पैसा लेके ज़्यादा प्रचार करने वाली बात है। देखिए, तो मेरे हिसाब से अभी तक देखने में मिला है कि वैचारिक साथियों के द्वारा तो इस तरीके का कार्य नहीं किए जाते हैं। कुछ लालची स्वार्थी संगठन में हो सकते हैं, लेकिन रही बात बीजेपी इसलिए खुश हो रही है कि वो यह चाहती है कि उनके सामने एक निर्दलीय है। क्योंकि सबसे पहली बात, बीजेपी का वोट फिक्स है, निर्धारित है, हम मानते हैं, लेकिन उस वोटों में भी हमने सेंधमारी की है और करेंगे इस चुनाव में। तो निश्चित तौर से आप निश्चित रहें, और जो भी ये लालची लोग हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी को इस बार भी हमसे फ़ायदा नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी को भी फंडिंग दे। हम स्वतंत्र चुनाव लड़ते हैं, अपने पैसे से लड़ते हैं, और गांव-गांव से जाकर अनाज जो भी हमें स्वैच्छिक अनुदान देते हैं हमारे समुदाय के लोग, उन पैसों से ही हम चुनाव लड़ते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम किसी के पास लेके चुनाव लड़ें। चुनाव जिले का है, तीनों जिलों में चुनाव है, 3 विधानसभा है। तीनों विधानसभा पे बाप पार्टी के प्रत्याशी मैदान में रहेंगे या सभी मिलकर एक सीट जिताने के लिए मेहनत करेंगे? नहीं, हम देखो, मैं आपको जो जितने लायक सीटें हैं उनके बारे में तो पहले आपसे कन्फर्म बात कर ही लेता हूँ। हम पेटलावद विधानसभा जीत की अग्रसर हैं, थांदला में भी हैं, सरदारपुर में हैं, रतलाम ग्रामीण और सेलाना। उसके बाद हम खरगोन में जाएंगे तो बिकनगांव विधानसभा है।
इस तरीके से हमारे पास 60 टारगेट वाली सीटें हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन सीटों पर हम जीत की ओर अग्रसर रहे। रही बात कि अभी हमारे पास झाबुआ कैंडिडेट तैयार है, लेकिन विचार विमर्श चल रहा है कि किसे उतारा जाए, लेकिन 2 सीट पे हमारे कैंडिडेट पूरी तरीके से तैयार हैं और वह भारत आदिवासी पार्टी से लड़ेंगे। बाप पार्टी से बालू सिंह गामड़ चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयेश के मुजालदा जी ने 4 नाम जयेश समर्थित घोषित करे, उसमें बालू सिंह गामड़ का भी नाम है। आपको लगता है कि वो जो असहमत हैं जयेश के लोग कि कर्मचारी रिटायर्ड होकर अचानक आता है और हमारा हक मार रहा है, तो इस जो टिकट की जो घोषणा की है वो कैंडिडेट, उसके बाद कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? वो लोग भी आप लोगों से जुड़ेंगे क्या? बिल्कुल, देखो अभी तक तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा देखना हुआ संगठन में कोई भी सामाजिक साथी वैचारिक तौर से पक्का अभी तक इंजीनियर बालू सिंह जी गामड़ के नाम से बिल्कुल नाराज़ नहीं है। रही बात कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जयेश के लोकेश जी मुजालदा ने ये कहा है कि जयेश से हमने समर्थित व्यक्तियों के ये 4 नाम तय कर दिए हैं। अब वो जयेश से 4 नाम तय तो हो चुके हैं, लेकिन वो चारों नाम बाप पार्टी से लड़े, भारत आदिवासी पार्टी से लड़ेंगे। और बालू सिंह जी गामड़ के बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि उन्होंने निःशुल्क कोचिंग क्लासेस खोल रखी थी रतलाम के अंदर, राउटी के अंदर। कई सारे बच्चे, हर वर्ग के बच्चे पढ़ते थे वहाँ पर। उसके बाद उन्होंने सामाजिक काम इस क्षेत्र में चाहे अंदरूनी तौर से बैक सपोर्ट दिया होगा, लेकिन राउटी, बाजना, सेलाना, शिवगढ़ साइड उनका इतना ग्राफ बढ़ा हुआ था कि वहाँ के नेता लोगों ने यहाँ तक कि उनकी इतनी शिकायतें की और इतने ट्रांसफ़र कराए, पर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और उन्होंने सोच लिया कि जब सामाजिक काम करना ही है तो फिर नौकरी त्याग के भी कर सकता हूँ मैं। तो उन्होंने इस माध्यम से यह कदम उठाया और वो इसीलिए आए हैं कि मैं आदिवासी समुदाय की अच्छी तरीके से सेवा। आदिवासी महापंचायत जो हुई पेटलावद में, तो उसमें एक अलग तरह का एक मुद्दा उठा। उसमें किसान संगठन के जो अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह हामड़, उन्होंने मंच से ये बात कही कि जयेश से लोग, आदिवासी संगठन से लोग डर रहे हैं, ऐसा क्यों होना चाहिए? जो आदिवासी जिला है, हम आपके साथ में रह रहे हैं, सबके साथ में रहना चाहते हैं, तो ये जो भय का माहौल है ये ख़त्म होना चाहिए। तो ये जो माहौल है, ये इसको आप इससे आप कैसे पार पाएंगे? देखिए, किसान यूनियन के भाई महेंद्र जी हामड़ ने ये प्रश्न किया था और उसी मंच से मैं संचालन कर रहा था, तो मैंने उनको एक जवाब भी दिया था उस टाइम। और मैंने ये कहा था कि हम हमारे समाज एवं समुदाय और हमारे जो हक हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अन्य वर्गों की लड़ाई नहीं लड़ रहे। अन्य वर्ग हमारे साथ रहे, व्यापारिक तौर से आप लोगों की हमें भी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ जो व्यापार करने वाले लोग हैं या जो भी उद्योग करने वाले हैं, उनके समर्थन के बिना हम भी अधूरे हैं। लेकिन जब बात हमारे अधिकारों की आती है और हमारी छाती पे अगर चढ़ के कोई जाता है तो हम उसका विरोध करते हैं। हम पूरे समुदाय का विरोध नहीं करते हैं कि जो अन्य वर्ग है उनसे हमें एलर्जी। हम इस ज़िले के अंदर हर वर्ग के लोगों को लेकर चलना चाहते हैं और यही हमारा भारत आदिवासी पार्टी का मेन मुद्दा है। हम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को लेकर, इस पार्टी को लेकर चलने की बात करते हैं। और निश्चित तौर से आने वाले समय में अन्य वर्ग भी हमारे साथ में रहेगा, ऐसे मुझे आशा ही है और पूरा विश्वास है। एक और आखिरी सवाल था कि ये जब से जयेश मैदान में उतरी है 2018 के लगभग 2-3 साल पहले से, लगातार आदिवासी जो भी जननायक रहे उनके लिए या अनुसूचित क्षेत्र के लिए कोई बातें रही है या जो भी आदिवासियों के मुद्दे रहे हैं उसको लगातार वो उठाते रहे हैं। इसके बाद राजनीतिक दलों ने भी हाथों हाथ उन मुद्दों को पकड़ा। तो क्या कारण रहा कि जो आदिवासी समाज का जो व्यक्ति था, जो दूसरी पार्टी से जुड़ा था, जो आज तक उनको जो अपनी पार्टी थी उन्होंने जननायकों की बात नहीं की, कुछ भी बात नहीं की, और अचानक जयेश ने बात रखना, तो उन्होंने उनकी पार्टी में रह के पर आदिवासी की बात करना शुरू कर दी जो आज तक नहीं कर रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ कि वो लोग आपकी तरफ नहीं पलटे और उन्हीं के पार्टी के माध्यम से फिर आदिवासी समाज की बात करने लग गए? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 1950 के पहले हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। जितना भी हमारा इतिहास छुपा हुआ था वह सारे का सारा दबा रखा था। हम ये नहीं कहते कि बीजेपी ने दबाया या कांग्रेस ने दबाया। 50 साल कांग्रेस ने राज किया, तो 50 साल पहले क्या आदिवासी नहीं था? कांग्रेस उस समय क्या आदिवासियों की बात नहीं कर सकती थी? फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि बीजेपी शासन में आई,
तो बीजेपी ने भी उस चीज़ को दबाई। जब पढ़े लिखे युवाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से एवं प्रामाणिक जानकारियों के माध्यम से कोर्ट के माध्यम से उनके अधिकार, उनके एविडेंस और इतिहास जब हाथ लगे, तब उन्होंने एक वैचारिक क्रांति लाई और ज़्यादातर ट्राइबल क्षेत्रों में उन्होंने ऐसी क्रांति ला दी कि आज मजबूरन इन दो बड़ी राष्ट्रीय लेवल की पार्टियों को मजबूर होकर आदिवासी हितों की बात करनी पड़ रही है। ये सामाजिक ताकत है, समाज की ताकत है और यह राजनीतिक वोटिंग के लिए वो मात्र मोहित कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि 1500 रुपये लाडली बहना देने से क्या महिला वोट दे देगी? क्या एक किलो गेहूं अनाज देने से वोट दे देंगी? आप उन पैसों को शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए लगाइए, क्योंकि यहाँ का बच्चा अगर पढ़ लिख के आगे जाएगा तो वो अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकता है। फ्री का देने से सरकार का भी नुकसान है। आप भी शिवराज सरकार ने 500 करोड़ रुपए लिए हैं, तो इस तरीके से वो उन पैसों का सही उपयोग करें, जनता का पैसा जनता में जाए, नहीं तो आने वाले समय में ऐसा ना हो कि हमें हमारा ही गाँव छोड़ के जाना पड़े। तो ये थे हमारे साथ में सचिन जी गामड़, भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। लगातार भारतीय आदिवासी समाज के संगठनों के लिए सक्रिय हैं, हर जगह आप उनकी उपस्थिति दे सकते हैं। आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रों के लिए बने वो जो कानून है उनके ज्ञान में इनको महारत हासिल है और उसी कानून के माध्यम से ये कई तरह के आदिवासी समाज को आगे ले जाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद।